हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का यूनिट 2 पढ़ेंगे, है ना। यूनिट 1 हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2, क्लास 12th का यूनिट 2, है ना। तो यूनिट 2 में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। रोल ऑफ जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट। क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट इन एल्डरली एंड चाइल्ड केयर, है ना। रोल ऑफ जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट इन एल्डरली एंड चाइल्ड केयर, है ना। इसका हिंदी में क्या होता है देख लेते हैं। बुजुर्गों, है ना। एल्डरली मीन्स होता है बुजुर्ग, है ना। और बच्चों, चाइल्ड केयर मीन्स होता है बच्चों की देखभाल में जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट मीन्स होता है GDA, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है GDA। जी से होता है जर्नल, डी से ड्यूटी, ए से असिस्टेंट। GDA जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसका हिंदी में होता है सामान्य ड्यूटी सहायक, की भूमिका पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम लोग मेनली सेशन 1 में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू केयर ऑफ एल्डरली। क्या पढ़ेंगे? बुजुर्गों की देखभाल का परिचय। बुजुर्गों की देखभाल मेन हमारा इसमें टॉपिक क्या रहेगा? बुजुर्गों की देखभाल, केयर ऑफ एल्डरली, है ना। तो सबसे पहले बुजुर्ग होता क्या है देखते हैं। बुजुर्ग, है ना। तो बुजुर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं एजिंग, है ना। बुजुर्ग होने को क्या कहलाता है? ये एजिंग कहलाता है या एल्डरली, है ना। तो बुजुर्ग की परिभाषा क्या है या एजिंग की परिभाषा क्या है? एग्ज़ाम में आता है एजिंग क्या है ना, या बुजुर्ग क्या है ना। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। एजिंग या बुढ़ापा जीवन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। उम्र का बढ़ना जो समय के साथ होता है ना। दुर्घटना या बीमारी इसका कारण नहीं होता। आनुवंशिकता एजिंग का महत्वपूर्ण कारक है। कई बुजुर्ग लोग धीरे धीरे कार्य क्षमता खोते हैं और उन्हें घर पर अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एजिंग क्या है? एक जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है। उम्र का बढ़ना जो समय के साथ होता है ना। अब उम्र का बढ़ना जो हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिसका कारण दुर्घटना या बीमारी नहीं होता, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। एजिंग का मुख्य कारक क्या होता है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मतलब ये निरंतर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहती है। ये जो एजिंग का जो प्रक्रिया है, एजिंग का प्रक्रिया जो है वो आनुवंशिक होता है। ये एक आनुवंशिक क्रिया है ना। और ये कई बुजुर्ग लोग क्या होते हैं? धीरे धीरे कार्य क्षमता खोने लगते हैं। उन्हें घर पर ही अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। तो एजिंग आप लोगों को क्लियर हो गया, एजिंग की परिभाषा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एल्डरली केयर। क्या एल्डरली केयर। एल्डरली मीन्स होता है बुजुर्ग, केयर मीन्स होता है देखभाल, है ना। एल्डरली केयर, इसकी परिभाषा देखते हैं। बुजुर्गों की विशेष ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही बुजुर्गों की देखभाल कहलाता है। इस देखभाल में सहायक सेवा, दिन की देखभाल, दीर्घकालिक देखभाल, नर्सिंग होम, आवासीय देखभाल, धर्मशाला देखभाल और घर में देखभाल शामिल है ना। इसका मतलब क्या है? बुजुर्गों की विशेष ज़रूरत मीन्स नहलाना, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, व्यक्तिगत जो दैनिक दिनचर्या होती है ना, उस सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? बुजुर्गों की देखभाल कहलाता है। इसमें हम किस किस क्षेत्र में देखभाल दे सकते हैं? तो पहला सहायक सेवा, है ना। दूसरे जो स्वयं परिवार के द्वारा या किसी जो होम केयर प्रोवाइडर होते हैं, है ना, जो घर में जाकर सेवा देते हैं, सहायक सेवा उनके द्वारा दिया जाता है सहायक सेवा, है ना। और दूसरा दिन की देखभाल मतलब डे केयर, है ना। दीर्घकालिक देखभाल लॉन्ग टर्म केयर, है ना। नर्सिंग होम के द्वारा केयर, आवासीय देखभाल, है ना, जो उनके आवास स्थान में जाके जो उनको मरीज को, बुजुर्गों को देखभाल देते हैं, वो होता है आवासीय देखभाल। देन धर्मशाला देखभाल और घर में देखभाल शामिल है। तो ये अलग अलग प्लेस है, स्थान है जहाँ पे बुजुर्गों की देखभाल
बुजुर्गों का देखभाल किया जाता है। तो ये हो गया पहला परिभाषा, है ना। दूसरा परिभाषा देखते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है? बुजुर्ग देखभाल वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर जोर देती है। बुजुर्ग देखभाल किस पे जोर देती है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वरिष्ठ नागरिक, है ना, मतलब बुजुर्ग की सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर जोर देती है, जिन्हें दैनिक गतिविधियों और स्वास्थ्य देखभाल के साथ कुछ सहायता की आवश्यकता होती है। जिनको दैनिक गतिविधियों और स्वास्थ्य देखभाल के साथ कुछ सहायता की आवश्यकता होती है। आधुनिक समाज मतलब मॉडर्न जो सोसाइटी है ना, इंडिया में या जो अदर कंट्रीज़ में भी आधुनिक जो समाज है ना, मॉडर्न सोसाइटी में बुजुर्गों की देखभाल अब राज्य या धर्मार्थ संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य या धर्मार्थ जो संस्थान होते हैं, है ना, वहाँ पे प्रदान की जाती है। तो ये हो गया हमारा 2 प्रकार की परिभाषा, एल्डरली केयर की परिभाषा। इस सत्र में आगे देखते हैं। इस सत्र में और क्या पढ़ेंगे? आयु समूह और उसकी आयु अवधि, है ना। जो एज ग्रुप्स होते हैं, है ना, बर्थ से लेकर मृत्यु तक, है ना, तो उसको हम बहुत सारे अलग अलग समूह ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, है ना। कुछ मतलब एज के अकॉर्डिंग उनका नाम दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं इस सत्र में। तो सबसे पहला होता है एज ग्रुप इन्फेंट, है ना। इन्फेंट मीन्स होता है बर्थ टू 1 ईयर, है ना। बर्थ जन्म से लेकर 1 वर्ष के बच्चे को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं, है ना। दूसरा होता है टॉडलर, है ना, TODDLER, टॉडलर। टॉडलर मीन्स होता है 1 वर्ष से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, 3 वर्ष के बच्चों को हम क्या कहते हैं? टॉडलर बोलते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा होता है प्री स्कूल चाइल्ड। प्री स्कूल चाइल्ड किसे कहते हैं? 3 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य के बच्चों को हम क्या कहते हैं? प्री स्कूल चाइल्ड कहते हैं। स्कूल एज चाइल्ड 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को हम क्या कहते हैं? स्कूल एज चाइल्ड कहते हैं। एडोलसेंट मीन्स होता है, एडोलसेंट किस एज के ग्रुप के बच्चों को बोलते हैं? 12 से 18 वर्ष, है ना। 12 से जो 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो मनुष्य होते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं एडोलसेंट। नेक्स्ट है यंग एडल्ट, है ना। यंग एडल्ट मीन्स होता है 18 to 45 ईयर, मतलब 18 से 45 वर्ष के मनुष्यों को हम क्या कहते हैं? यंग एडल्ट कहते हैं। देन मिडिल एज एडल्ट किसे कहते हैं? 45 वर्ष से 65 वर्ष, है ना, 65 वर्ष की आयु के वयस्कों को या मनुष्यों को क्या कहते हैं? मिडिल एज एडल्ट कहते हैं। और लास्ट क्या होता है? ओल्ड एडल्ट, है ना। तो ओल्ड एडल्ट किसे कहते हैं? ओवर 65 ईयर्स, मतलब जो 65 वर्ष से अधिक के जो मनुष्य होते हैं उसे हम कहते हैं ओल्ड एडल्ट। तो ये कुछ आयु समूह है, उसके आयु अवधि है। ये एग्ज़ाम में मेनली पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस सत्र में आगे देखते हैं एजिंग में डिफरेंस, है ना। इसमें इस सत्र में 2 प्रकार का हम लोग एजिंग पढ़ेंगे। पहला होता है बायोलॉजिकल एजिंग, दूसरा होता है साइकोसोशियल एजिंग। दोनों में अंतर आता है एग्ज़ाम में, है ना। तो बायोलॉजिकल एजिंग को कहते हैं जैविक एजिंग, है ना, और साइकोसोशियल एजिंग को कहते हैं मनोसामाजिक एजिंग। तो दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। बायोलॉजिकल एजिंग व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं का समय के साथ बदलाव होना है। बायोलॉजिकल एजिंग क्या होता है? व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं का, है ना, समय के साथ बदलाव होना है। मनुष्य के शरीर में समय के साथ बदलाव देखने को मिलता है। यह प्रक्रिया ही बायोलॉजिकल या जैविक एजिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या होगा? उदाहरण इसका महिलाओं में रजोनिवृत्ति, है ना, मतलब मेनोपॉज। और दूसरा और क्या है? बालों का रंग सफ़ेद होना, त्वचा में झुर्रियाँ होना। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखा जाता है ना। तो ये 2 इसके उदाहरण हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं बायोलॉजिकल एजिंग क्या है। बायोलॉजिकल मतलब जो शरीर की बनावट है ना, शरीर की जो कोशिकाएं हैं
उसमें समय के साथ बदलाव होना, है ना। शरीर का जो हमारा शरीर है वो शारीरिक रूप से उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल एजिंग कहलाता है। उदाहरण हमने 2 उदाहरण देखा, 3 उदाहरण, है ना। महिलाओं में रजोनिवृत्ति मतलब मेनोपॉज मीन्स होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉप होना, है ना। और बालों का सफ़ेद होना और त्वचा में झुर्रियाँ आना, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरा देखते हैं साइकोसोशियल एजिंग। ये क्या है? मनोसामाजिक एजिंग। कई बुजुर्ग व्यक्ति क्या होते हैं, अपने आप में बदलाव देखकर खुद को समाज और समाज के लोगों से दूरी बना लेते हैं। और कई बुजुर्ग व्यक्ति क्या करते हैं, बदलाव को स्वीकार कर जीवन के साथ खुश रहते हैं और सक्रिय होते हैं, जैसे व्यायाम करना, कॉलेज का कोर्स करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना आदि। या पूरी प्रक्रिया को मनोसामाजिक एजिंग या पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनोसामाजिक एजिंग कहलाती है। एक बार और देखते हैं मनोसामाजिक एजिंग क्या है। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति कैसे होते हैं, अपने शरीर में बदलाव देख के मैं कमज़ोर हो गया हूँ करके समाज से या समाज के लोगों से दूरी बना लेते हैं। ये कुछ बुजुर्ग होते हैं, है ना। ये अपनी मानसिकता को लेके ये क्या हो जाते हैं, इनका मन में ऐसे हो जाता है कि मेरे में कुछ बदलाव आ गया है, अब मुझे सबसे दूरी बना के रहना चाहिए, ऐसे करके, है ना। तो ये कुछ बुजुर्गों में पाया जाता है। और कुछ बुजुर्ग क्या होते हैं, व्यक्ति बदलाव को स्वीकार करते हैं और जीवन के साथ खुश रहते हैं। ये तो शारीरिक बदलाव है करके समय के साथ जो बदलाव है उसको स्वीकार करते हैं और सक्रिय रहते हैं, जैसे व्यायाम करना है। इनका दिनचर्या कैसे रहता है? सक्रिय रहता है। तो ये होता है मनोसामाजिक एजिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों में अंतर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इस सत्र में आगे देखते हैं क्या है, केयर नीडेड बाय एन एल्डरली, है ना। बुजुर्गों की आवश्यक जो आवश्यक देखभाल क्या क्या है जो बुजुर्गों को दी जाती है ना। तो सबसे पहला देखते हैं, बुजुर्गों को नहाने और व्यक्तिगत स्वच्छता मीन्स पर्सनल हाइजीन में सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें देखभाल प्रदाता का मुख्य भूमिका होता है ना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता मीन्स ये आप लोगों के 9th क्लास में आप लोगों ने आपके सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं इसको। व्यक्तिगत स्वच्छता को समझाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी थोड़ा बता देती हूँ मैं। व्यक्तिगत स्वच्छता मीन्स होता है पर्सनल हाइजीन, मतलब नहलाना, कपड़े पहनना, कंघी करना, नेल केयर, हेयर केयर, है ना, ये माउथ केयर, वो सारी चीज़ें व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आता है ना। तो बुजुर्गों का जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, नहलाना है, ये सब में सहायता करना, है ना, करने की आवश्यकता होती है। तो कौन करता है ये? जो देखभाल प्रदाता होता है उसका मुख्य कार्य होता है ये। दूसरा देखते हैं, दवाइयों की सूची बनाकर प्रत्येक दवा को समय पर बुजुर्गों को देना चाहिए। दूसरा क्या आवश्यकता है? दवाइयों की सूची बनाकर प्रत्येक दवा को समय पर बुजुर्गों को देना चाहिए। तीसरा क्या है? डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ दवाई ही बुजुर्ग को दिया जाना चाहिए। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही दवा ही बुजुर्ग को देना है ना। बुजुर्गों के लिए घर की जो सतह होती है ना, घर की जो सतह होती है वो चिकना ना हो, जिससे उनके गिरने का खतरा ना हो या कम हो जाए, है ना। तो सतह ऐसा होना चाहिए बुजुर्गों के रूम का, है ना, जिससे उसको गिरने का जो खतरा है वो कम हो जाए, है ना, या ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, बुजुर्गों के लिए आवश्यकतानुसार उनके कमरे में रोशनी होनी चाहिए, है ना, ताकि उनको गिरने का या अंधेरे कमरे में कुछ चोट लगने का खतरा ना हो, है ना। नेक्स्ट है, बुजुर्गों की सभी सामग्री उनके बेड के पास में रखनी चाहिए, जैसे चश्मे, व्हीलचेयर आदि, है ना। जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी सभी सामग्री उनके बेड के पास ही होना चाहिए। 7वां नंबर है, व्यायाम और योग के लिए बुजुर्गों को प्रेरित करना चाहिए। अब जितना उनके मतलब एबिलिटी है ना, फिजिकल एबिलिटी है, उतना ही हम उनको व्यायाम के लिए और योग के लिए बुजुर्गों को बोलना है, प्रोत्साहित करना है ना। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर, बुजुर्गों का जो पसंद है नापसंद को ध्यान में रख कर ही उनकी देखभाल करना चाहिए, है ना।
जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कुछ बुज़ुर्गों को सप्ताह में 2 बार हेयर वॉश करने का आपको पसंद है, तो उनके अनुसार हम उनको 1 वीक में 2 बार ही उनका हेयर वॉश करेंगे। ऐसा उनकी जो पसंद नापसंद है उनको ध्यान में रखकर बुज़ुर्गों का देखभाल करना है। नेक्स्ट है, बुज़ुर्गों को सामाजिक कार्यों और लोगों से मिलने के लिए प्रेरित करना है ना। सामाजिक जो कार्य है या लोगों से मिलेंगे तो उनका मन क्या है, मानसिक रूप से वो मानसिक रूप से अच्छे रहेंगे, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, बुज़ुर्गों को सामाजिक कार्यों लोगों से मिलने के लिए उनको प्रेरित करना है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, केयर नीडेड बाय इन एल्डरली, है ना। बुज़ुर्गों को जो आवश्यक देखभाल है वो मैंने 9 बताया, आप लोगों को 9 है ना। इसके अलावा और भी है, लेकिन मैं बस 9 ही नोट्स में बनाई हूँ। तो जो भी इसमें डाउट होगा इस सत्र में, है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं क्लियर कर दूँगी। इसके अलावा इस सेशन में एक और टॉपिक है, उसको आगे देखते हैं। बुज़ुर्गों के बारे में कुछ मिथ है ना, मतलब जो मिथक वो देख लेते हैं, झूठे जो मिथ हैं क्या क्या है। बुज़ुर्गों के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो सच नहीं होती, है ना। कुछ मिथक जैसे एग्ज़ाम में आता है वो देख लेते हैं मिथ्स क्या क्या है ना। तो पहला नंबर है, सभी बुज़ुर्ग लोगों में एक समान लक्षण होते हैं। ये गलत है, सब बुज़ुर्ग में अलग अलग लक्षण होते हैं, है ना। दूसरा है, बुज़ुर्ग लोग सीख नहीं सकते। ये भी गलत है। कुछ बुज़ुर्गों में इंटरेस्ट होता है, सीखने की ललक होती है, तो सब सीख सकते हैं, है ना। उनको आगे बढ़ने की लाइफ टाइम उनको नए चीज़ों में अचीवमेंट के लिए क्या रहता है, उत्सुकता रहता है ना। हर बुज़ुर्ग अलग अलग होता है। बुज़ुर्ग लोग सीख नहीं सकते, ये भी एक मिथक है, झूठा मिथक है ना। बुज़ुर्ग लोगों में भूलने की आदत होती है, ये सभी में नहीं पाई जाती ये आदत जो है वो। आगे है, सभी बूढ़े लोग भ्रमित और बूढ़े होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, बूढ़े लोग बीमार और कमज़ोर होते हैं, है ना। ये भी सभी में नहीं पाया जाता, है ना। सभी बूढ़े लोग बीमार और कमज़ोर नहीं होते, कुछ स्ट्रांग भी होते हैं, कुछ स्वस्थ भी होते हैं लाइफ टाइम, है ना। आगे देखते हैं, बूढ़े लोग व्यायाम नहीं कर सकते, ये भी मिथक है। बूढ़े लोग भी व्यायाम कर सकते हैं। बूढ़े लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये भी कुछ लोगों पर ही ये लागू होता है। बूढ़े लोग आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं, ये भी कुछ बूढ़े लोगों में ही ये लागू होता है। आगे देख लेते हैं, सभी बुज़ुर्ग लोग समान नहीं होते हैं। 90 वर्षीय लोग भी व्यायाम कर सकते हैं प्रतिदिन, और कुछ अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, है ना। ये था इस सत्र में कुछ बुज़ुर्गों के बारे में झूठे मिथक, है ना। और कोई भी इस यूनिट में डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 का सत्र 2।